गुजरात इलेक्शन इतनी बड़ी वोटों से जीतना नामुमकिन। उसके बाद मेरा शक था आरजेडी की हार। आरजेडी की जो हार है गुजरात में, बिहार में, वो भी नामुमकिन थी। और फिर ये 3 राज्यों की जो हार है वो भी, एक्चुअली कांग्रेस को 3 राज्यों में मिलकर 10 लाख वोट ज्यादा मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड नोटिस टू ट्विटर यानी एक्स टू इमीडिएटली बैन द वीडियोज एंड ट्वीट्स सर्कुलेटिंग ऑन ट्विटर विथ एलिड video proof of EVM and VVPAT tampering and demanding ballot box voting। लोगों के प्रति बड़ा मैं आशावादी हूँ। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में नासिक में पहले शुरुआत हुई है इस आंदोलन की। वहाँ पे ग्राम सभाएं हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं है बातें क्योंकि गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। ये एक ठोक तंत्र का शुरुआत हो चुकी है। आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं, आपातकाल तो नहीं है ये, आपातकाल बहुत सामान्य सी चीज है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है कि लोगों के साथ खड़ा होकर वो डटे रहना चाहिए और उनको आंदोलन में बड़े पर्यावरण उसका जवाब ढूंढना चाहिए। हालांकि ये आसान नहीं है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है। वो 400 पार किस तरह से हासिल करने जा रही है, इसकी एक बानगी आपने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में देख ली होगी। पूरी तरीके से ये तय था कि इंडिया गठबंधन वहां पर मिलकर लड़ रहा था और पूरी तरीके से अगर देखें टेक्निकली और जो वोट्स थे उन सब के हिसाब से जो इंडिया गठबंधन था उसके पास 20 और जो बीजेपी थी उसके पास 16 वोट थे। लेकिन आप ये देखिए, जब नतीजा सामने आता है तो 8 वोटों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि बीजेपी का ही नेता है उसके तहत उसको इनवैलिड करार दे दिया जाता है। अब इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं और ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचिए कि इतने छोटे से चुनाव में अगर 25% वोटों को इनवैलिड करार दिया जा सकता है तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, जहां 90 करोड़ से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो वहां पर बीजेपी फिर क्या क्या कर सकती है और कितने बड़े पैमाने पर कर सकती है, ये कहना है विपक्ष का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ईवीएम को लेकर अब बड़े पैमाने पर सवाल उठने लगे हैं और इसी को लेकर विपक्ष भी इसमें कूदा है। हालांकि विपक्ष ने इसको कोई आंदोलन नहीं बनाया है, वो ट्विटर और लेटर तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है एक रिपोर्ट के हवाले से। रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जहां पर उन्होंने लिखा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, the company that manufactures EVM, has BJP office bearers and nominees as directors. Are EVM safe? Can there be free and fair elections? Who will protect the sanity of elections? Who is ECI? Why is ECI silent? Speak up, save democracy. तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो कि ईवीएम बनाता है, जो असेंबल करता है, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें जो 4 डायरेक्टर्स हैं, यानी कि 4 जो लोग शामिल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कंपनी की तरफ से? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? और क्या फिर ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो गया? ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट आने के बाद सवाल और बड़ा हो गया है। और यही वजह है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग, एडवोकेट इस सब सवालों को उठा रहे हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाने जा रही हूं, उस वीडियो को आप ये देखिए। मैं टीम से कहूंगी कि वीडियो को चलाएं। वीडियो आप ये देखिए जहां पर जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया है ईवीएम को लेकर। हजारों की तादाद में लोग थे जंतर मंतर पर, जहां उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ये मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम को बैन किया जाए। देश भर से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। सेव डेमोक्रेसी और कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके तहत ये प्रोटेस्ट किया गया था और लगातार ये लोग मोबिलाइज कर रहे हैं देश भर में लोगों को। तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इनके साथ आई हैं और इन्होंने कहा है कि हम इस बार 2024 का इलेक्शन ईवीएम से होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। बीजेपी 400 नहीं 500 पार का भी नारा दे सकती है।
तो ये तमाम गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां मुद्दे उठा रही हैं, सड़कों पर हैं, कम से कम राहुल गांधी सड़कों पर हैं, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, और भी कई लीडर्स हैं जो लगातार सवाल सत्ता से इस तरह से पूछ रहे हैं। लेकिन अगर ईवीएम का खेल इसी तरह से चलता रहा, आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह ने भी लाइव आकर बताया था, एक टेक्नीशियन के साथ ये बताया था कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सैम प्रतोदन ने भी इस सवाल को उठाया था। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या इसमें बड़ी तादाद में लोग, जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनका साथ देती हुई नजर आती हैं? क्योंकि यह आंदोलन तभी बड़ा और हो सकता है जब राजनीतिक पार्टियों की ताकत भी इसके साथ जुड़ जाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे, इसकी गंभीरता पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जो लगातार मुखर हैं इस इशू पे, लगातार इस पर बात करते रहे हैं, बेबाकी से बिना डरे अपनी बातों को रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजू परुलकर जी को, और ऑथर हैं, राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, और लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। शुरुआत मैं आपसे इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, और उसमें 4 बीजेपी के नेता या बीजेपी से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं, अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, और जिसको लेकर कांग्रेस ने, रणदीप सुरजेवाला ने और तमाम कई नेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, तो पहले से ही ईवीएम को लेकर सवाल बड़े उठ रहे थे। अब क्या आपको नहीं लगता कि एक तथ्य, एक प्रूफ आपके पास मौजूद है जिससे पूछा जा सकता है कि अगर बीजेपी के लोग उस कंपनी का हिस्सा हैं, तो फिर ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर तो एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। इसको कैसे देखा जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मुझे पहले जो निराशावादी कहते थे या कहते थे कि इसको ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो गलत बात कर रहा है, यानी अच्छे मेरे दोस्त भी कह रहे थे जो हमारे साथी है इस लड़ाई में फांसीवाद के खिलाफ, वो कहते थे कि ईवीएम का कुछ नहीं है, ईवीएम कुछ नहीं है। लेकिन अब तो उनके प्रूफ है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात पढ़कर बताता हूं, 2 लाइनें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड नोटिस टू ट्विटर यानी एक्स to immediately ban the videos and tweets circulating on Twitter with alleged video proof of EVM and VVPAT tampering and demanding ballot box voting। अब मुझे बताइए कि ये चोर के मन में चांद है, क्योंकि अगर ये ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई खत नहीं लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेंशन क्यों आ रही है? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब मोदी सरकार, यानी वो 303 जो है वो, तो बात समझिए कि गहरी है बात। अब वो राजकोट के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो उनके डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर, जो 4 डायरेक्टर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लिमिटेड के, तो वहीं पे वो चिप बनती है जिसमें कोडिंग होता है, और इलेक्शन के बाद आपको जो रिजल्ट और नतीजे निकलते हैं उसके ऊपर मैंने कई बार कहा था कि देखिए, मुझे आज भी पूरा यकीन है कि गुजरात के इलेक्शन में जो सीट्स बीजेपी को मिले थे वो इम्पॉसिबल है। मैं ग्राउंड पे था और मैंने देखा है, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ऊंचा था। और कल मेरे साथी हैं, एक दोस्त है गुजराती, प्रोफेसर है, वो मुझसे बात कर रहे थे, तब वो यानी उनके उससे पहले जब कोरोना का पूरा काल गया वहां गुजरात में, लोगों को इतना सताया गया, इतनी सारी एम्बुलेंस वगैरह, तो उससे पहले वाले इलेक्शन में कांग्रेस को 77 मिले थे। सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस के अगर उम्मीदवार खड़े नहीं होते तो कांग्रेस जीत रही थी विधानसभा, उससे पहले वाली 5 साल पहले। तो 5 साल बाद इतना बुरा प्रदर्शन करना, मोरबी का वो गिर गया, उसके बाद गुजरात इलेक्शन इतनी बड़ी वोटों से जीतना नामुमकिन है। उसके बाद मेरा शक था आरजेडी की जो हार है गुजरात में, बिहार में, वो भी नामुमकिन थी। और फिर ये 3 राज्यों की जो हार है वो भी, एक्चुअली कांग्रेस को 3 राज्यों में मिलकर 10 लाख वोट ज्यादा मिले, लेकिन प्रिसीजन इतना परफेक्ट था कि मायावती वाले वोट और अन्य वोट बीजेपी को मिले, सीट्स वहां बढ़ गई। तो प्रिसीजन परफेक्ट जो होता है वो, और 2019 के बारे में भी, 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में भी कई बार बोला गया। समस्या यह है बुशराज जी की विपक्ष
इलेक्शन के बाद बोलता है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी पहले बोलते हमारे साथ तो ज्यादा अच्छा होता, रणजीत सुरजेवाला। बाद में आपने आपने मान लिया एक खेल के लिए मैंने आपको इनविटेशन दिया, आप वो खेल खेलने के लिए बैठे तो उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ नियम होंगे, तो ना इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिए वो, और बाद में आप हारने के बाद ये कह रही है कि नहीं वो नियम के अनुसार खेला ही नहीं गया खेल, तो आपका कहना मॉरली सक्सेसफुल नहीं होता। आपको पहले कहना चाहिए कि इसके जो नियम है इससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं तब तक खेलने के लिए नहीं बैठने वाली जब तक ये नियम सही नहीं किए जाते, या ऑब्जर्वेशन यानी जो तटस्थ पंच है यानी जो अंपायर है वो हमें निष्पक्ष चाहिए। तो पूरी कमिटी हो अभी विपक्ष और सत्ता पक्ष की, और बैलेट बॉक्स पे वोटिंग हो, क्योंकि कल चंडीगढ़ की हालात देखने के बाद मैं समझ गया हूं सिर्फ बैलेट बॉक्स पे वोटिंग भी काम नहीं आएगा, ये मैसेज बीजेपी देना चाहती थी। बीजेपी ने कल चंडीगढ़ की मेयर के लिए नहीं किया, वो बीजेपी ने साइकोलॉजिकल वॉर किया है। बीजेपी ने उन लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए ये सब किया कि जो लोग कहते हैं बैलेट बॉक्स पे चुनाव ले लो, तो बैलेट बॉक्स पे जो मैंने कई बार कहा है कि मोदी जी इतने पॉपुलर है कि यूएस में खड़े रहे तो भी चुन के आ सकते हैं। डायस्पोरा तो गुजराती लोगों का है, वो तो मानता है कि त्रिनिदाद भी खड़े रहेंगे चुन के आएंगे, श्रीलंका कहीं भी रहेंगे चुन के आएंगे, वो ब्राजील में भी आ सकते हैं। तो इतने पॉपुलर नेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, लोग हैं फॉलोअर, तो वो फॉलोअर्स जो है 20 करोड़, जो उनको बैलेट बॉक्स से लेने में क्या दिक्कत है, उतने जीतेंगे तो मोदी जी ही, तो उससे माध्यम से क्या लेना देना उनको। मुझे यही समस्या है कि अडानी या ईवीएम पे बात करते हैं तो थोड़ी मोदी जी भी या बीजेपी पे बात करते हैं, तो ट्रोल या फिर ये पागल की तरह क्यों हमारे पीछे पड़ जाते हैं इनकी पार्टी की ईवीएम पे बात मत। अब आपने पढ़ा कि भारत सरकार का खुद का ये कहना है कि जितने भी एक्स पर यानी ट्विटर जो जिसको हम पहले कहते थे उस पे जो वीडियोस है वगैरह वीवीपैट और ईवीएम के संदर्भ में उसको हटाया जाए। और आप देखिए अभी अपना ये प्रोग्राम जाएगा यूट्यूब पे तो उसके नीचे इलेक्शन कमीशन की एक सूचना आ जाएगी कि वो फुल प्रूफ है और ये और ढिमका ये सब, और जबकि चार उनमें जो डायरेक्टर्स है उस कंपनी में वो बीजेपी के घुसे हुए हैं, तो वो बैठ के खुद हाथ से भी मोदी जी के लिए तो चिप खुद वो चिप इतने बन सकते हैं कि चिप को चिपका सकते हैं। आपको 2000 नोट में गोदी मीडिया ने चिप लगाई थी, याद है ना? तो गोदी मीडिया इतना चिप लगा सकता है तो खुद बीजेपी के लोग तो कई सारी चिप लगा सकते हैं। तो बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं, इस देश में हम नागरिक से प्रजा बन चुके हैं। आज ज्ञानव्यापी का वो निर्णय आया उसके बाद मैं समझ गया कि भारत में हम नागरिक नहीं है, संविधान का हमें प्रोटेक्शन नहीं है, हम प्रजा है। तो इस हालात में विपक्ष को दो बातें रखनी चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए। एक तो बैलेट बॉक्स से इलेक्शन ले लीजिए और विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग एक कमिटी हो और वो उसका ऑब्जर्व करे पूरा इलेक्शन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को बुलाना पड़ेगा, यहां तक नौबत आ जाएगी। क्योंकि अगर आप देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही आप अदालत में खड़ा करना चाहते हैं कि राम मंदिर वाला इश्यू हो या उनके खुद के यौन शोषण के मामले में हो, तो किसके सामने आप दलील पेश करेंगे? आपको अल्टीमेटली इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप कितना भी आगे करिए लेकिन वो जाना पड़ेगा आपको। तो बात यह है कि पूरी हाथ से बाहर जा चुके हैं, ये कल्पना से परे हैं, ये गोडसेवादी है, इनको साध्य साधन सुचिता नहीं। ये एक बूढ़े व्यक्ति को जो जिसके पास कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गोली मारने के लिए हिचकिचाते नहीं है और उस गोली मारने के बाद उसका ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप जब लड़ाई लड़ते हो तब आपके लिए बहुत दिक्कत है कि ये लोगों के साथ लड़ाई लड़ना और वो जीतना असामान्य स्थिति पैदा कर। सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो चंडीगढ़ में जो हुआ है, पहले ये कहा गया जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी तबीयत खराब है
और फिर उसके बाद इसलिए चुनाव टाल दिया गया क्योंकि जब तक शायद उनके मतलब का या उनके फेवर का शायद प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा, फिर एक बीजेपी का नेता उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। वो 1 मिनट में उसके हाथ अगर वीडियो को गौर से देखा जाए तो लिटरली कांप रहे थे जब वो धांधलेबाजी वहां पर चल रही थी, जिसका इल्जाम लगाया है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने। 8 जो है वोट जो है इनवैलिड कर दिए जाते हैं। केजरीवाल का ये कहना है कि अगर इतने छोटे से चुनाव में 25% वोट को आप इनवैलिड कर देते हैं तो जो बड़ा चुनाव है देश का उसमें आप क्या कुछ करने जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है राजू जी कि आखिर जनता की आंखें कब खुलेंगी? क्या उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके वोटों की ठगी लगातार चल रही है? वो वोट किसी को भी करें लेकिन जीतती वही पार्टी है। अगर माना कि वो पार्टी हार भी जाए तो भी वो साम दाम दंड भेद धन बल के हिसाब से वो अपनी सरकार बना लेती है। हमने अभी बिहार में देखा कि क्या कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में पहले हमने देखा था, गोवा में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, तो ये सब महाराष्ट्र में भी जी महाराष्ट्र में हमने देखा। दोनों पार्टियां तोड़ दी गई। मतलब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि पार्टियों को ही तोड़ दिया गया और सरकार बना ली गई। तो ये सब कुछ जो खेल चल रहा है सत्ता का, क्या लोगों की समझ नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता जब तक ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा? जब तक ये पार्टियां जमीन पर नहीं उतरेंगी, लोग इसमें साथ नहीं देंगे, किसान आंदोलन से लेकर दूसरे आंदोलन हमने देखे जिन्होंने बदलाव लाया, तब तक कुछ नहीं होगा। और क्या फिर 2024 को लेकर नाउम्मीदी देखते हैं आप? मैं लोगों के प्रति बड़ा मैं आशावादी हूं। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में नासिक में पहले शुरुआत हुई इस आंदोलन की। वहां पे ग्राम सभाएं हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं है बातें क्योंकि गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। कायरे नाम की एक ग्राम सभा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ईवी मशीन हमारे गांव में नहीं आएगी और हम उससे वोटिंग नहीं करेंगे। तो एक के पीछे एक अब ग्राम पंचायत से लेकर शुरुआत वहां आंदोलन की हो गई कि हम ईवीएम से वोटिंग नहीं करना चाहते, हम बैलेट बॉक्स चाहते हैं। तो ये एक छोटे पैमाने पर हुआ है, लेकिन बात यह है कि लोगों को समझ में आता है, विपक्ष को यह समझ में नहीं आता कि अगर 2026 की इलेक्शन अगर ये लोग ईवीएम से लड़ते हैं तो 100% हारेंगे, और अगर बैलेट बॉक्स से लड़ी जाती है तो 100% बीजेपी हारेगी। और इतना क्योंकि लोग खिलाफ है, लोग चाहते हैं कि बीजेपी अभी सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है। बीजेपी की प्रॉब्लम सत्ता से बाहर होना यानी नॉर्मल नहीं है। हमेशा दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, पहली जाती है, ऐसा होता रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन इस बार जब जाएगी तो कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे उनको, और वो बहुत महंगे सवाल है। और सारी जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, संवैधानिक जो एक चौखट है, उसके बाहर उन्होंने जो काम किया है उसके जवाब देना इस सरकार में जो लोग हैं, उनको मदद करने वाले जो लोग हैं और भक्त लोग हैं, उनके लिए तो नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि एक न्यूरेमबर्ग जैसी ट्रायल बन सकती है उसकी, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा है। तो सत्ता गंवाना उनके लिए कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं, वो अपना खेल तो खेलेंगे ही। लेकिन विपक्ष को क्या हुआ है? यह विपक्ष जिस तरह से लकवा मार गया है, जैसा आपने कहा सिर्फ खत लिखते हैं, 6 महीना इंतजार करें, लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आप जंतर मंतर पे दिखाया, मैं आपको नासिक का दिखा सकता था अगर मेरा कैमरामैन वहां होता। तो हर जगह से लोग आवाज उठा रहे, बोल रहे ईवीएम से हम नहीं करेंगे वोटिंग, क्योंकि हम जिसको वोट देते वो आता नहीं चुन के। क्योंकि देखिए, आपने राहुल गांधी की यात्रा देखी, उसमें लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान का एक छोड़िए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 100% कांग्रेस जीत चुकी थी। लेकिन अगर ये 4 डायरेक्टर मिलकर ईवीएम की चिप्स बनाएंगे और फुल प्रूफ होने की गारंटी इलेक्शन कमीशन आपको यूट्यूब के नीचे देगी, और 6 महीना अपॉइंटमेंट ही विपक्ष को नहीं दे रही है, तो बात यह है कि ये एक ठोक तंत्र का शुरुआत हो चुकी है। आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं, आपातकाल तो नहीं है ही, आपातकाल बहुत सामान्य सी चीज है। क्योंकि दुष्यंत कुमार कवि थे, उस दिन हमारी चर्चा में बात हुई थी, वो कविता इंदिरा जी के खिलाफ लिखते रहे, लेकिन उनकी नौकरी भी नहीं गई और फिर उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन भी रोकी नहीं गई। तो ये कैसा आपातकाल हुआ? तो वो अभी उनका घर गिराया गया, तो अभी बीजेपी के शासनकाल में गिराया गया है। तो बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है कि लोगों के साथ खड़ा होकर वो डटे रहना चाहिए, और उनको आंदोलन में बड़े पर्यावरण उसका जवाब ढूंढना चाहिए। हालांकि ये आसान नहीं है।
अब कल जो चंडीगढ़ में हुआ, मैं कह रहा था, इतने में मेरा फोन बज गया और बीच में वो आ गया। वो एक साइकोलॉजिकली दबाव में डालने की कोशिश की गई है, भ्रमित करने की, कि लोग आपको पूछने लगते, देखो अरे बैलेट बॉक्स से क्या होगा, देखो चंडीगढ़ में भी तो इन लोगों ने किया ना। तो चंडीगढ़ में किया, लेकिन वो क्या है, उसके हाथ कांप क्यों रहे थे मालूम है? आपने कहा उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसको आदत नहीं थी, वो गुजरात से नहीं है। वो जो बीजेपी का नेता है ना, वो गुजरात से नहीं, उसको आदत नहीं है, पहली बार कर रहा होगा बेचारा, इसलिए हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो हाथ नहीं कांपेंगे। तो बात यह है कि कुल मिला के इनकी जो पूरी व्यवस्था है वो असंवैधानिक और रूल ऑफ लॉ से पूरी दूर जा चुकी है। अब हम ना भारतीय नागरिक जो अब जिनको मोदी सरकार प्रजा मानती है, अब तो राजा और प्रजा का नाता है अब हमारा। तो वो जो प्रजा है वो कानून को मानती है, संविधान को मानती है, इसलिए अमन और शांति अभी भी बड़े पैमाने पर देश में कायम है। वरना इस सरकार ने अपने अमन पसंद और संविधान पसंद लोगों के, नागरिकों के खिलाफ, जिनको वो प्रजा मानते हैं, एक तरफा जंग छेड़ चुके हैं। उनपे बुलडोजर चलाते, जो चाहे चलाते हैं। जिस तरह से बर्बरता से पेश आए, जहां चाहे प्रार्थना करो, जहां चाहे पूजा करो। मेरी सोसाइटी में 26 जनवरी को, प्रजासत्ताक दिन को, तिरंगा की जगह राम लगाए हुए भगवा लगाया था हर जगह पे, और इसका निषेध भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कोई पुलिस हो या प्रशासन हो या म्युनिसिपैलिटी हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैटरडे और संडे को सिर्फ वो लिबर्टी पे व्याख्यान देने जाते हैं, बाकी दिन तो वो जो देते हैं वो निर्णय है, न्याय नहीं। तो ये सारी स्थिति में विपक्ष को चाहिए कि हमें बैलेट बॉक्स पे चाहिए, और हमें उसके ऊपर ऑब्जर्वर भी चाहिए हमारे, और हमारे ऑब्जर्वर चाहिए बैलेट बॉक्स। और अगर नहीं होता ऐसा इलेक्शन, वैसे भी मोदी जी ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे भी रहेंगे, लेकिन वो अब रहेंगे तो फिर असंवैधानिक तरीके से रहेंगे ना। ये चुनाव लड़के हारेंगे और संवैधानिक तरीके से उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये जनता पे अन्याय है, जनता को गुलामी के तरफ वो धकेल रहे हैं। जैसे कोर्ट सबने निर्णय देके, राम मंदिर से लेके अब ज्ञानवापी मस्जिद से लेके हर चीज में कोर्ट ऑथेंटिकेशन करती है हर चीज का। जो चीज आपको मैं कई बार बोल चुका हूं ये बात, स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना या उमर खलीद को बेल देना, ये जो कोर्ट के जुरिडिक्शन में 5-5 साल में नहीं आ सकता, और कृष्णा और राम के जन्म स्थान का वो उनकी जुरिडिक्शन में आ रहा है। ये कोर्ट एक्चुअली संवैधानिक कोर्ट नहीं है, भगवा कोर्ट है। और जी, बहुत बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है। शायद बहुत सारे लोग इस तरह से इस बात को ना कह पाए जितनी बेबाकी से आपने इस बात को कहा है। और सवाल इसीलिए क्योंकि आपने इस बात को उठाया है, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ ही पूछ रही हूँ। अभी हमने देखा जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो अयोध्या में हुआ, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा जो की गई, और उसके बाद क्या देश के संविधान और लोकतंत्र का क्या एक तरह से मजाक उड़ाया गया, वो भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री कैसे सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री बने हुए नजर आ रहे थे। और अब जो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो जिला कोर्ट का जो फैसला आया है, 30 साल के बाद बताया जा रहा है ये फैसला आया है, जहां पर जो तहखाना है वहां पर वुजू, वहां पर पूजा करने की जो है वो अधिकार दे दिया गया है। तो अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि चलिए अब जिला कोर्ट से ये कहलवा दिया गया है, फिर हाईकोर्ट, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट अब जाएगा, तो फिर वहां से उनको डिफीट मिलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, और फिर अभी तहखाने तक गए हैं, फिर वुजू खाने तक जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, और फिर विज्ञान व्यापी के बाद जो उनका नारा है कि अयोध्या तो झांकी है बाकी है, उसी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। ऐसे में देश का भविष्य आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों को तो सेकंड क्लास सिटीजन उन्होंने ऐसे ही बना दिया है, वो वैसे भी अपनी आवाज उस तरह से उठाते नहीं है जैसे उन्हें उठाना चाहिए। एक मूवमेंट हमने देखा था शाहीन बाग का, उसके बाद से तो शायद ही अब किसी के बोलने की उस तरह से हिम्मत भी नहीं होती है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मुसलमान नहीं, सिर्फ लिबरल्स, क्रिश्चियंस और मुसलमान, क्योंकि गोलवलकर गुरुजी ने जो बंच ऑफ थॉट्स नाम का एक पोर्नोग्राफिक किताब जो लिखी है, जिसको थॉट्स नहीं कहना चाहिए, वो किताब एक्चुअली असल में, सॉरी,
वो किताब असल में वो किताब में यही लिखा है कि हमारे दुश्मन कौन है, हिंदुओं के दुश्मन कौन है। तो हिंदुओं के दुश्मन हैं क्रिश्चियंस, ईसाई यानी मुस्लिम्स, लेफ्ट और लिबरल, ये लोग हिंदुओं के दुश्मन है। तो अब ये जो किताब के हिसाब से हो रहा है, तो केवल आप सेकंड सिटीजन मुसलमान होंगे ऐसा मत मानिए। जो हिंदू धर्म नहीं, आरएसएस और बीजेपी वाला हिंदुत्व जो है, जो गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, वो और सावरकर ने भी उस पे कुछ और पन्ने लिखे हैं, वो हिंदुत्व को जो नहीं मानता वो सब सेकंड क्लास सिटीजन है। आपको सवाल वो पूछे जाएंगे। देखिए, आपको मुझे ट्रोल करने वाले लोग आप नीचे देखिए, नाम पढ़िए, सारे हिंदू हैं। उनके लिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिस व्यक्ति को पाकिस्तान जाना चाहिए। कितनी जगह लिखते हैं, अरे क्यों भाई, मेरी इतनी भी योग्यता नहीं कि किसी और देश में जाके मैं बसूं। यानी मुझे अब पश्चाताप होता है कि मेरी जिंदगी में मुझे कितने मौके आए और मैं विदेश हमेशा के लिए चला नहीं गया। मैं इस देश में रहा, मुझे इस देश के प्रति प्यार है। तो मैं समझ सकता हूं कि एक ईसाई हो या एक मुस्लिम हो, उसको क्या लगता होगा, मैं ये बात समझ सकता हूं। और मैंने आपको बताना है कि ये ज्ञानवापी के बारे में जो आया है फैसला, अभी वो उस जगह पर करने का जो अधिकार दिया है वो वैसे ही रखेंगे, फिर ऊपर के कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट 5 साल तक उस पर सोचती रहेगी, फिर नॉट बिफोर अस करेगी। ये खेल तो हम देख ही रहे हैं, शर्जील में दिखाया है, उसमें उमर को दिखाया है, संजीव भट्ट को दिखाया। ये खेल, कोर्ट का प्रोसेस इज अ टॉर्चर, ये तो होता ही रहेगा। ये हम लोग ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है, जो हम जो कह रहे हैं कि इलेक्शन द्वारा इनको हराना, अगर विपक्ष को करना है ये चीज, मुझे तो ये चीज करीब करीब नामुमकिन लगती है। मैं बुद्धि से बड़ा निराशावादी हूं अब, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति की वजह से मैं आशावादी हूं। और ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये एंथोनी ग्रामस्की का सेंटेंस है, जो मुसोलिनी की जेल में मरे। तो बड़े लेखक और विचारक थे। तो बात यह है कि ये लोग अब यहां नहीं रुकेंगे, ये लोग हार ही नहीं सकते। मैं बताता हूं, 2014 के बाद कितने सारे इलेक्शन इन्होंने हारे होंगे जो हमें पता ही नहीं चले, उन्होंने जीत लिए। और अगर देखिए उनको जरूरत है, जैसे महाराष्ट्र में धारावी की जरूरत थी, उनको टेक ओवर करना था, अडानी को देना था, तो वो सरकार गिरा दिया। वो जब चाहे जो चाहे, अब जितनी सरकारें चल रही है ना, अब कई लोग पूछते हैं कि देखो तेलंगाना में कांग्रेस आई ना, कर्नाटक में आई ना। मैं आपको बताता हूं, जब इनको जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे अभी संतरा खाने की इच्छा नहीं है, तो मैं संतरा मेरे घर में मैं खाया नहीं हूं। अब मैं कल थोड़ी देर बाद मुझे लगेगा संतरा खाना चाहिए, मैं छिलके निकालूंगा, संतरा खा लूंगा। इस तरह से वो सरकार गिरा सकते हैं और अपनी सरकार ला सकते हैं। जो हाथ में है, देखिए दिखाने के लिए हमने पहले बार भी वो इस बात का जिक्र किया था, एनिग्मा नाम की थियरी का, जो डिकोड करना, जर्मनी को डिकोड करना आया गया था ब्रिटेन को, लेकिन उन्होंने 100% डिकोडिंग नहीं किया, 70%, 60% ही करते रहे, ताकि जर्मनी को पता नहीं चले उनका कोड डिकोड हो रहा है। इसलिए वॉर 2 साल ज्यादा चला, लेकिन जीत हासिल हुई। तो ये देखिए, ये इतना षड्यंत्रकारी ये लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आर्टिकल लिखी थी महात्मा जी के मृत्यु के बाद, हत्या के बाद, वो याद है। उसमें जवाहरलाल जी का एक वाक्य है, उसमें लिखा था कि क्या ये एक षड्यंत्र का अंत है या ये एक षड्यंत्र की शुरुआत है। तो अब हमें पता चलता है कि वो घटना एक षड्यंत्र की शुरुआत थी। अब ये दूसरी कड़ी पूरी हुई है उस षड्यंत्र की, और दूसरी कड़ी पूरी होने के बाद आपको आसानी से सत्ता दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तो इंदिरा जी वाली बात नहीं है। इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उसमें निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे, इसलिए वो खुद हार गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया उसकी सजा पाई, और फिर वो चुन के आ गई। यानी लोकतंत्र में उनका अविश्वास नहीं था, उनकी कुछ अपनी गलतियां थी, उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी। ये लोग बेसिकली राजा और प्रजा की रिश्ता प्रस्थापित करना चाहते हैं, और राजा और प्रजा के रिश्ते में मैं आपको एक धर्म की बात बताता हूं। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, बाल राम की पूजा नहीं होती,
बाल कृष्ण की पूजा होती है धर्म के हिसाब से। ये बालराम खास किया गया है तैयार, इसलिए क्योंकि सीता ना हो वहां, ताकि आप समझिए मंदिर किसका है। तो तो आप ये समझिए कि बस अब आपने वो सेंगोल देखा, अब मंदिर में बालराम देखा, हमने क्या देखना नहीं है, हमारी पीढ़ी को क्या बचा है। हमें पाकिस्तान जाने के लिए जी 10 बार रोज लोग कहते हैं। तो विपक्ष को इतना समझ नहीं है। मुझे तो ये बात से विपक्ष से बहुत बड़ी वो है कि मैं विपक्ष से नाउम्मीद हो चुका हूं कि ये लोग आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें अभी जी तक ईवीएम बिल्कुल के खिलाफ, चुनाव प्रोसेस के खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए। चुनाव आयोग 6 महीना आपको मिलता नहीं तो आप लेटर लिख के चुप क्यों बैठ रहे हैं? एक आम आदमी एक चीटी भी नहीं बेचती, काटती है। ये चीटी से भी बदतर है विपक्ष। आपको कटघरे में अब जी सत्ता पक्ष को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता पक्ष का सारा मालूम है षड्यंत्र। आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करिए। सुरजेवाला क्या और सिर्फ ट्वीट ही लिखेंगे? जी ये एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं और इसी को लेकर ये खबर है जो लगातार चल रही है और वायरल हो रही है कि जो बीएमसी है उसने जो एक रूल बनाया है जहां वो विधायकों को शायद फंड करती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सत्ताधारी विधायक हैं 500 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी और शिंदे की जो सेना है, शिवसेना, उसको दिए गए हैं 500 करोड़ रुपए। और एक फूटी कौड़ी जो है वो ना कांग्रेस ना एनसीपी जो शरद पवार वाली और ना ही उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसको नहीं दिए गए हैं। तो ये आप ये देखिए, क्योंकि चुनाव हमें पता है कि धन बल सबसे लड़ा जाता है। एक तो बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिल रहा है जिसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, रिचेस्ट पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका खुला खेल ये चल रहा है। 500 करोड़ रुपए कांग्रेस को एक कैंपेन चलाना पड़ता है कि आप देश के साथ मतलब हमारे साथ जुड़िए, हमें डोनेट करिए, क्योंकि पता है कि उसके पास पैसा नहीं है और पैसे के बल पर ही सब कुछ आजकल इलेक्शन जो है वो जीते जाते हैं और लड़े जाते हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन तक नहीं कराए जा रहे हैं वहां पर। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि अब ये लोकतंत्र है ही नहीं, ये राजा और प्रजा का रिश्ता है। तो राजा जब चाहे अपनी कंठ की माला जिसको चाहे दे दें और जिसको चाहे फांसी लटकाएं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं कई बार बोलता हूं कि राजीव गांधी जो थे उन्होंने देश के लिए शहादत दी और उनके पास 404 सांसद थे। वो बोफोर्स का बी नहीं बोलने देते अरुण पुरी साहब और कली पुरी साहब, कली छोटी थी तब, और ये इंडिया टुडे वालों को, गोदी मीडिया को। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन्म हुआ था और 2 ही सीट्स आई थी, तभी उसका पूरी तरह से नष्ट हो जाती अगर राजीव गांधी चाहते। इस तरह 404 है मेरे पास, मैं कुछ भी करूं जो चाहूं, मेरे मन को भाया मैंने लोकतंत्र काट के खाया, वो वाली बात राजीव गांधी करते तो ऐसा होता। लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया। ये अगर आप पूछने जाएंगी तो आप कौन होती हो पूछने वाली? आप कौन होती हो पूछने वाली? तो आप प्रजा हो, ये आप समझ, अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वेस्ट इंडिया कंपनी यानी अडानियन कंपनी जो पूरा गुजरावरी है उनकी गुलाम हो चुकी है। हम प्रजा हैं, हमें हमें देखिए, मैंने कहा आज प्रजासत्ताक दिन है, यहाँ तिरंगा लगाइए सारी जगह, कोई सुना नहीं, म्युनिसिपैलिटी पुलिस कोई सुनेगा नहीं आपकी। क्यों? तो क्योंकि आप प्रजा हो। संवैधानिक रूप से क्या होना चाहिए? तिरंगा लगना चाहिए ना, या राम की चित्र लगाए हैं। मैंने कहा कि बाकी मेरे सोसाइटी में क्रिश्चियंस रहते हैं, मुस्लिम रहते थे, अभी मेरा दोस्त है वो पुणे गया, लेकिन तब मैं तो बकरा भी हम काट सकते हैं, बकरा ईद को, अगर कानूनन देखा जाए संवैधानिक रूप से तो नहीं काटने देंगे। तो इसका मतलब बहुसंख्यक लोगों के जो प्रतिनिधि अपने आप को जता रहे हैं, बीजेपी जो है नहीं, हिंदुओं के प्रतिनिधि, हिंदुओं की तरफ से कोई उनको ये हमने ऑथराइज नहीं किया है कि बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद लिया है 303 के बल पे। और मशीन वो अगर अब उनको वोट दे रही है तो वो जनता की परवाह क्यों करे? तो 500 करोड़ जिसको चाहे दे सकते हैं। कल चाहिए तो आप कल से ट्वीट डालना शुरू करिए उनके पक्ष में, आपको 50 करोड़ भी मिल सकते हैं, हो सकता है लॉटरी लग जाए आपकी। तो अब जनता का पैसा है। पीएम केयर, देखिए पीएम केयर ने .गवर्नमेंट यूज किया है, सत्यमेव जयते का लोगो यूज किया है, और वो प्राइवेट
एनजीओ प्राइवेट फंड है कहा जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब कौन देगा और किससे मांगेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको जस्टिस नहीं दे सकता, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग ये है कि लोगों के पास जाना, लोगों को रास्ते पर लाना, लोगों को प्रजा से नागरिक बनाने की जिम्मेदारी विपक्ष की सबसे ज्यादा है। लोग अब विपक्ष रोज ये नहीं कह सकता कि गोदी मीडिया गड़बड़ है, सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो सबको मालूम है अब। और राजा और प्रजा की रिलेशनशिप हो गई है, हम गुलाम हो चुके हैं, और अडानी कहे हुए ना खाता ना वही, जो अडानी कहे वही सही, ये भी हो गया है इस देश में। लेकिन जो गौतम भाई कहे वो सही, ये विपक्ष को मानना है या नहीं मानना है, ये मेन चीज है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि विपक्ष भी इसका सॉल्यूशन नहीं, लेकिन इस खेल का हिस्सा है। तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं बुशरा जी, यानी इंटेलेक्चुअली सोचे तो बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल। जो आप बात कर रहे हैं वो नाउमीदी की तरफ लेकर जाती है, लेकिन नाउमीदी में उम्मीद हम जैसे लोगों को ढूंढनी है, ताकि वो चिराग जो है वो लोकतंत्र, वो संविधान का और देश का में जो तरह तरह के जो रंग हैं उनको बचाने का वो जारी रहे। ईवीएम को लेकर लगातार मुहिम जो है वो चल रही है, वो छिड़ी हुई है, लेकिन जनता है उसमें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ इसको लेकर बात कर रहे हैं, उस तमाम चीजों को लेकर वो सड़कों पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी लगातार सड़कों पर हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, वो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन क्या उस राजनीतिक न्याय में उन्हें ईवीएम की बात को नहीं जोड़ना चाहिए? ये भी एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखना यह होगा कि ईवीएम की लड़ाई किस मोड़ पर जाती है, और अगर ईवीएम से ही चुनाव होता है 2024 का, जिसकी आशंकाएं हैं, तो फिर क्या रिजल्ट आता है। जिस तमाम तरह की बातें अभी राजू जी ने आपको बताई और उससे पहले भी कई और लोग कह चुके हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।